अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल और उसकी पीपीटी जो है वो नीड असेसमेंट। और ये डाउ की पीपीटी है बाय मदीहा सलीम, जो इसकी लेक्चरर है डाउ में। बाय मदीहा सलीम की जो है ये पीपीटी है। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम गौर करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में कह रहा है कि डेवलप अ फ्रेमवर्क टू असिस्ट द लर्निंग नीड्स, हेल्प प्रॉब्लम्स ऑफ अ टारगेट ग्रुप, एनालाइज द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। इस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम काम करेंगे और हमारी जो पीपीटी है वो इसी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग नीड्स की। लर्निंग नीड्स हम कहते किसको है? लर्निंग नीड्स यहाँ पर इस जुमले का जो ऊपर ये डेफिनेशन है, इसका मतलब ही यही है कि जो लर्निंग नीड्स है यानी पढ़ने की ज़रूरियात या चीज़ों को समझने की ज़रूरियात। अब यहाँ पर आया है कि learning need must be examined first because there may be no reason to assess readiness to learn। इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि जब भी हम लर्नर्स को आइडेंटिफाई करें या लर्नर्स को चीज़ों के बारे में समझाएं, हमें सबसे पहले ये चाहिए कि उनको हम एग्ज़ामिन करें। अब उनको हम एग्ज़ामिन क्यों करेंगे? एग्ज़ामिन उनको हम इसलिए करेंगे कि हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम हो जाए कि जो चीज़ हम इन लोगों को समझाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं या एजुकेट करवाना चाहते हैं, आया इन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ पर एक सेंटेंस आया है जिसको हम कहते हैं रेडनेस टू लर्न, जिसको मैंने रेड डॉट से जो है वो अंडरलाइन किया है। रेडनेस टू लर्न का क्या मतलब है? रेडनेस टू लर्न का मतलब है कि वेदर अ पर्सन इज़ रेडी टू लर्न, यानी मतलब क्या हो गया कि जिन लोगों को हम पढ़ाना चाहते हैं या जिन लोगों में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इन लोगों को सीखने की ज़रूरत है, लर्निंग नीड्स की ज़रूरत है, आया वो लोग तैयार है पढ़ने के लिए या नहीं। दूसरी यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल से क्या मुराद है? लर्निंग स्टाइल से मुराद ये है कि आया इन लोगों को जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो किस तरह से जो है वो पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले आया है रेडनेस टू लर्न कि आया वो लोग तैयार है कि नहीं है, और लर्निंग स्टाइल का मतलब ये है कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जो है वो पढ़ना चाहते हैं। बाय चांस लर्निंग नीड आर नॉन एग्जिस्टेंस। अब ये इससे क्या मुराद है कि बाय चांस लर्निंग नीड आर नॉन एग्जिस्टेंस? इससे मुराद ये है कि जिन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं और उनको जो है वो चीज़ों के बारे में पहले ही जो है वो मौजूद हो, तो हमारे पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस जो सेंटेंस है इसका मतलब ही यही है कि लर्निंग लीड्स आर नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि मीन्स दैट देयर इज़ नो नीड लर्निंग बिकॉज नथिंग न्यू इज़ रिक्वायर्ड। यानी जिन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं या जिन लोगों में हम ये समझ रहे हैं कि इन लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है, और जो चीज़ हम उन लोगों को पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में उन लोगों को पहले से ही मालूम हो, तो इसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं। तो इन शॉर्ट अगर हम इस ओवरऑल जो सेंटेंस है या जो डेफिनेशन है इसको अगर हम अपने यानी इसका अगर हम सेंट्रल आइडिया निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी कम्युनिटी में एज अ नर्स या किसी भी एजुकेटर के तौर पर अगर हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के जो लर्नर्स है उसको सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इन लोगों को लर्निंग की ज़रूरत है कि नहीं है, क्या वो लोग रेडी है जो चीज़ हम उनको सिखा रहे हैं, एंड इसके अलावा किस तरह से वो हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, और इसके अलावा जो चीज़ें हम उनको पढ़ा रहे हैं या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में उनको पहले से मालूमात है कि नहीं है। इसके बाद आ रहा है कि असेसमेंट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन लर्निंग नीड्स सो दैट एन इंस्ट्रक्शनल प्लान कैन बी डिजाइन टू एड्रेस डिफिसिट इन एनी ऑफ द कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स। अब यहाँ कह रहे हैं कि असेसमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम पहले से डिटरमाइन कर सके लर्निंग नीड्स को, यानी सबसे पहले हमें जो है वो मालूम हो कि जिन लोगों में हम पढ़ाने की कर रहे हैं आया उनको जो है वो लर्निंग नीड्स उनको ज़रूरत है कि नहीं है। यानी हमें पहले से मालूम होना चाहिए उनकी जितनी भी लर्निंग नीड्स है उनके बारे में हमें पहले से क्या होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए, यानी मालूमात होने चाहिए, ताकि सो दैट एन इंस्ट्रक्शनल प्लान कैन बी डिज़ाइन, ताकि हम उनके लिए एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल प्लान जो है वो हम डिज़ाइन कर सके ताकि उनकी जितनी भी कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स में जितने भी डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब ये है कि कितनी भी कमी है उसको हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके। एड्रेस का मतलब ये है कि उन चीज़ों को
जिन चीज़ों की इन लोगों में कमी है, ताकि वो जो है वो इन लोगों को जो है, जो लर्नर्स है, वो तमाम चीज़ें जो है वो इनको मिल जाए। इन शॉर्ट इसका क्या मतलब हो गया? इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि जो असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स है ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसमें क्या है कि हम जो लर्नर्स की जो लर्निंग नीड्स है जिन लोगों को, उसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल प्लान रेडी करें ताकि उनकी जितनी भी कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव जितनी भी डोमेन्स के अंदर जितनी भी कमी है, वो तमाम जो है वो इनको क्या हो जाए, एड्रेस हो जाए, यानी मिल जाए, ताकि इनकी जो लर्निंग नीड्स है ये मुकम्मल हो जाए। यहाँ पर इफेक्टिव कॉग्निटिव से क्या मुराद है? यानी अगर इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, इनकी जो है वो कॉग्निटिव फंक्शन हो गए, सोचने समझने की सलाहियत। इफेक्टिव हम कहते हैं इनकी इमोशंस वगैरह हो गए। एंड साइकोमोटर जो है ये स्किल से रिलेटेड है। तो अगर इन तमाम डोमेन्स में अगर इनकी कोई कमी वगैरह है, तो इनको हम जो है वो अच्छी तरीके से फुलफिल कर सके। लर्निंग नीड्स। द पर्पस ऑफ असेसिंग लर्निंग नीड्स आर टू डिस्कवर व्हाट हैज़ टू बी taught and to determine the extent of instruction or if instruction is necessary at all। अब इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो लर्नर्स होते हैं इनको असेस करने का हमारा मकसद ही यही होता है कि इनके जितने भी नीड्स है इनको हम डिस्कवर कर सके और हम इस चीज़ को जानने की कोशिश कर सके। यानी इसका मतलब ये है कि व्हाट हैज़ टू बी थॉट। थॉट जो है ये टीच की सेकंड फॉर्म है। तो इसमें कहा गया है कि हम इनको ऐसी क्या चीज़ें जो है वो हम सिखाए, यानी टीच कर सके। एंड टू डिटरमाइन, और इसके अलावा हम इन चीज़ों के बारे में भी हम जाने, यानी इन चीज़ों को भी हम मालूम करें कि आया इनको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, यानी नेसेसरी है इनको इंस्ट्रक्शन देना, या जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है कितनी हद तक हम जो है वो इनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इस सिंपल अगर मैं इस डेफिनेशन को, इनकी सेंट्रल आइडिया के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो लर्नर्स है इनकी लर्निंग को असिस्ट करने का हमारा मकसद ही यही होता है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमें जो है वो इनको इंस्ट्रक्शन कितनी देनी है और कितने हद तक इनको जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उन चीज़ों को हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सके और उन चीज़ों को हम जो है वो इन लर्नर को हम सिखा सके। लर्निंग नीड। एवरी इंडिविजुअल परसीव अ नीड फॉर एजुकेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है, परसीव का मतलब होता है समझना, यानी हर एक इंडिविजुअल्स को एजुकेशन नीड्स की जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। कंसिक्वेंटली एन असेसमेंट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। जिसके नतीजे में क्या हुआ कि एक ऐसा असेसमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है जिसमें हम जो नीड्स होते हैं, यानी जो लर्नर होते हैं, वो अपने लर्निंग में इंटरेस्ट कितना रखते हैं और उनको ज़रूरत कितनी है। तो हम क्या करते हैं कि असेसमेंट हम परफॉर्म करते हैं और इन लर्नर्स के इंटरेस्ट और इनकी नीड को हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम जो है वो प्रायोरिटाइज़ का मतलब ये है कि तरजीह देते हैं, ताकि उनको जितनी भी लर्निंग नीड्स की ज़रूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल हो सके। दिस इंफॉर्मेशन इन टर्न इज़ यूज टू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान appropriate and effective teaching methodologies whereby education can begin at a point suitable to the learners rather than from an unknown or inappropriate place। अब इस इंफॉर्मेशन को जब हम गैदर करते हैं, यानी जब हम असेसमेंट परफॉर्म करते हैं और असेसमेंट परफॉर्म करने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इन लर्नर्स के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स जो है और प्लान हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। यानी हम प्लान बनाते हैं, अपने गोल सेट करते हैं और उसके बाद हम जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। अब जब हम ये प्लान बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और अपने गोल को सेट करते हैं, तो हम एक ऐसी इफ़ेक्टिव टीचिंग जो मेथड्स होती है उसको हम क्या करते हैं, दरियाफ़्त करते हैं। यानी इन जो इन्फॉर्मेशन के तहत और जो हमारे प्लान्स और हमारे ऑब्जेक्टिव्स के तहत इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसे टीचिंग मेथड्स जो है, यानी इफ़ेक्टिव, यानी जो लर्नर्स के ऊपर असरात करने वाले, असरअंदाज होने वाले ऐसे टीचिंग मेथड्स को हम जो है वो क्रिएट करते हैं, जहाँ पर जो एजुकेशन कैन बिगिन एट अ सुटेबल टू द लर्नर्स रेदर देन फ्रॉम। तो जब हम टीचिंग मेथड्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो वो टीचिंग मेथड ऐसे हों कि जो लर्नर्स है वो
यानी हमने क्या कहा कि हम एक ऐसे इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स जो है वो हम क्रिएट करना स्टार्ट करें जहाँ पर हमारे लर्नर्स जो है वो सूटेबल हो, ना कि उनको ऐसे लगे या ना कि वो किसी ऐसे इनएप्रोप्रिएट या कैसे किसी भी अननोन पर्सन से जो है वो लर्निंग नीड स्टार्ट करे। यानी हमें चाहिए कि हम ऐसे लर्निंग्स और हम ऐसे प्लान और ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करें और ऐसी इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स क्रिएट करें जिससे हमारे लर्नर्स जो है वो अच्छी तरीके से एजुकेशन हासिल करें और वो उनसे जो है वो मुतमईन हो। Significant difference have been found between the perception of need identified by person patient versus the need identified by nurse caring of them। इसका क्या मतलब हो गया है? इसको अगर हम एज अ नर्स और एज अ क्लाइंट के तौर पर हम इसको आइडेंटिफाई करें या हम इसको एज अ क्लाइंट और एज अ नर्स के तौर पर बयान करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से बयान करेंगे कि फ़र्ज़ करें एक नर्स और एक पेशेंट के दरमियान जो है वो नर्स ये देखता है कि जो मेरा पेशेंट है वो उसकी हेल्थ कंडीशन ये है और इस टाइम इसको जो है वो इन असेसमेंट और इस नीड्स की और इस लर्निंग की जो है वो ज़रूरत है। और अगर क्लाइंट अपने आप को देखता है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो हमेशा अपनी मर्ज़ी के तौर पर कहता है ना कि मुझे अगर ये चीज़ पसंद नहीं है तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अगर ये चीज़ मुझे पसंद है तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो क्लाइंट हमेशा जो है वो अपनी तरीके से देखता है और जो नर्स है वो हमेशा जो है वो क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस के मुताबिक देखता है। तो इन दोनों के दरमियान का जो मेन मकसद ये है कि हमेशा जो है वो हमें जो क्लाइंट है उसकी लर्निंग नीड्स के मुताबिक हमें देखना चाहिए, ना कि उस क्लाइंट की अपनी खुशी के मुताबिक हमें देखना चाहिए। हमें ये देखना है कि अगर इस क्लाइंट को इन चीज़ों की ज़रूरत है तो हमें जो है वो लर्निंग नीड्स या वो एजुकेशन या वो हेल्थ की जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें जो है वो उसको डिलीवर करना चाहिए। इसीलिए इसमें कह रहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, यानी एक बहुत जो है वो इसमें मुखालिफत होती है एक दूसरे से कि नर्स जो है वो अपने तरीके से तौर तरीके यानी हेल्थ पेशेंट के जो हेल्थ स्टेटस है उसके तौर तरीके से देखता है एंड और क्लाइंट जो है वो अपने मर्ज़ी से जो है वो देखता है। अच्छा, लर्निंग नीड्स आर डिफाइंड एज गैप इन नॉलेज दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। लर्निंग नीड्स को यहाँ पर इन लोगों ने कुछ इस तरीके से जो है वो डिफ़ाइन किया है कि लर्निंग नीड्स क्या होता है, ये एक गैप होता है किस में, नॉलेज में, जो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट का मतलब ये है नॉलेज में। अगर मैं इस ओवरऑल सेंटेंस को इसके सेंट्रल आइडिया के फॉर्म में मैं इसको आपको डिफ़ाइन करूँ तो वो कुछ इस तरीके से है कि फ़र्ज़ करें इसको हम जो है वो एज अ नर्स के तौर पर लेते हैं कि एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम देने जाता है और वो कहता है कि इंशाल्लाह मैं इस एग्ज़ाम में जो है वो 4 GPA अचीव करूँगा। लेकिन उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है? एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी वो अपनी परफॉर्मेंस यानी पढ़ाई वो नहीं करता, इसके अलावा दूसरे जो एक्टिविटीज़ वगैरह है उसमें अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है कि मैं 4 GPA जो है वो अचीव करना चाहता हूँ। अब उसकी एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? वो जो है वो ज़ीरो है, लेकिन उसकी डिज़ायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? वो जो है वो कह रहा है कि मुझे जो है वो 4 GPA क्रिएट करना है। अब इस इन दोनों के दरमियान का वजह क्या है कि लेक ऑफ नॉलेज क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस 4 GPA को अचीव करने के लिए मुझे जो है वो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब उसको इस नॉलेज के बारे में मालूम हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से ये कह रहा है कि अ लर्निंग नीड इज़ द गैप बिटवीन व्हाट समवन नोज एंड व्हाट समवन नीड्स टू नो। वही बात हो गई कि उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी पढ़ने की मुझे ज़रूरत है, इसके अलावा चीज़ों को समझने की मुझे जो है वो ज़रूरत है, लेकिन उस चीज़ों के बारे में इसको मालूम ही नहीं है। लेकिन वो फिर भी क्या कह रहा है कि मुझे जो है वो इस चीज़ को जो है वो अचीव करना है। तो अब क्या हो गया कि व्हाट समवन नोस कि एक बंदा जो है वो क्या जानता है 4 GPA के बारे में, कि फ़र्ज़ करे एक बंदा कह रहा है कि मैं जो है वो PPT पढ़ लूँगा और मुझे चीज़ें जो है वो समझना आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन असल में उसको समझने की ज़रूरत कौन सी है कि व्हाट समवन नीड्स टू नो, यानी असल में उसको जो है वो ज़रूरत चीज़ों के बारे में असल में जो है वो उसको मालूम ही नहीं है। तो ये है सच गैप एग्जिस्ट बिटवीन लैक ऑफ नॉलेज। अब ये क्या हो गया कि ये जो गैप है यानी ये जो डेफिनेशन के इसमें कहा गया है कि ये किस वजह से होती है, ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, एटीट्यूड की वजह से और स्किल की वजह से। ये कैसे?
ये कुछ इस तरीके से कि इस बंदे को जो है वो मालूम ही नहीं है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो अचीव करने की ज़रूरत है, यानी कौन से नॉलेज की मुझे ज़रूरत है। इसके अलावा एटीट्यूड से क्या मुराद है? एटीट्यूड से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई शख्स इस बंदे को कहता है कि 4 GPA को अचीव करने के लिए आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये बंदा उसको बजाय पॉजिटिव एटीट्यूड्स के ये उसको जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड में ले लेता है। नेगेटिव एटीट्यूड से मुराद ये है कि ये कहता है कि कोई इस तरह की जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस जो है वो आप चीज़ों पढ़ ले और आपका जो है वो 4 GPA आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और स्किल से क्या मुराद है? स्किल से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो आप कितनी स्किल से जो है वो अपना पेपर जो है वो परफॉर्म करते हैं, यानी जब आपके सामने आपका पेपर आता है, आप जो है वो जो वहाँ की MCQs है किस तरह से उस चीज़ों को जो है वो आप समझते हैं, एंड इसके बाद जो है वो किस तरह से आप उसको परफॉर्म करते हैं। It is the task of the educator to determine exactly what needs to be learned and to identify an approach for presenting the material that will be best understood by the learners. इस लाइन से क्या मुराद है? अच्छा, इस लाइन से मुराद क्या है? इस लाइन से मुराद ये है कि अब ये टास्क किसका है? ये एजुकेटर का है। अब उसका ये टास्क क्यों है? क्योंकि वो ये आइडेंटिफाई कर सके एग्जैक्टली, यानी वो क्या कर सके, वो इन चीज़ों को जो है वो डिटरमाइंस कर सके एग्जैक्टली कि जो मेरे लर्नर्स है उनको किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है, ताकि मैं उनके लिए कोई ऐसी अप्रोच कर सकूँ, ऐसी प्रेजेंटेशन बना सकूँ, ऐसे मटेरियल तैयार कर सकूं जो कि वेल अंडरस्टूड हो, एंड इसके अलावा उस प्रेजेंटेशन के ज़रिए और उस मटेरियल के ज़रिए जो मेरे लर्नर्स है या जो मेरे क्लाइंट है वो अच्छे से चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश कर सके। Health status. अब assessment of the learner health status is important to determine the amount of energy available as well as present comfort level. Both of these factors heavily influence one's readiness to learn. अब हेल्थ स्टेटस का लर्निंग नीड्स से क्या मुराद है? देखो, जब भी हम किसी भी क्लासरूम में बैठे होते हैं, अगर हम एज अ नर्स के तौर पर या अपनी स्टूडेंट लाइफ के तौर पर अगर हम बात करें, तो जो एजुकेटर होता है उसके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, यानी टीचर्स के, अगर हम टीचर एंड हम स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो टीचर और स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जो टीचर है वो पढ़ा रहा होता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट जो है वो टीचर जो पढ़ा रहा है उस चीज़ों को जो है वो समझ रहे होते हैं। अब टीचर को चाहिए कि वो अपने जो स्टूडेंट्स है उसके है उनको क्या करे, उसको जो है वो जांचे का मतलब ये है कि वो देखे कि आया जो मेरे स्टूडेंट्स है उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है। हेल्थ स्टेटस से मुराद ये है कि जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आया ये लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन लोगों को कोई हेल्थ की इशू तो नहीं है, यानी कोई पेन तो नहीं है, कोई मेंटल डिस्टर्बेंस वगैरह तो नहीं है, इन चीज़ों को देखा जाता है। इसके अलावा उनकी एनर्जी लेवल को देखा जाता है कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी सलाहियत है कि वो चीज़ों को कैप्चर कर सके, चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। या फ़र्ज़ करें मैं जो है वो पिछले 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, आया फिल वक्त तक इनमें कितनी एनर्जी लेवल जो है वो बाकी है, कितनी इनके अंदर ये सलाहियत बची है कि वो चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से कैप्चर कर सके। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि क्लासरूम में जो है वो कंफर्ट लेवल, यानी प्रेजेंट कंफर्ट लेवल की अगर हम बात करें, प्रेजेंट कंफर्ट लेवल से क्या मुराद है? प्रेजेंट कंफर्ट लेवल से मुराद ये है कि आया वो क्लासरूम में जो चेयर पर बैठे हैं, जो डेस्क पर बैठे हैं, आया वो डेस्क इनके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, क्लासरूम में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, क्लासरूम में कोई नॉइस वगैरह तो नहीं हो रही, कोई गर्मी तो बच्चे को नहीं लग रही, स्टूडेंट को कोई सर्दी तो नहीं लग रही, या अगर जो टीचर है वो माइक में पढ़ा रहा है तो उस माइक से बच्चे को कोई डिस्टर्बेंस वगैरह तो पैदा नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें लर्नर्स की जो एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत असरअंदाज होती है। तो एक टीचर को चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो
फोकस करे, इन चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई करे और जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह इनके जो लर्नर्स वगैरह के ऊपर हो रहा है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके। अप्रेजल ऑफ नीड जो है ये सिंपल वर्ड इन लोगों ने तब्दील किया है, लेकिन इसका मतलब ही यही है कि असेसमेंट ऑफ नीड, अ सिस्टमिक अप्रोच फॉर असेसिंग लर्निंग नीड्स ऑफ केयर गिवर एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे प्रैक्टिस। क्या मतलब, इसको हम जो है एज अ नर्स के तौर पर हम इन चीज़ों को लेते हैं। यानी ये कह रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टमिक अप्रोच है जिसमें हम जो लर्नर्स होते हैं उनकी लर्निंग नीड को हम क्या करते हैं, असिस करते हैं एज अ केयर गिवर के तौर पर। फ़र्ज़ करें एक नर्स है, वो अपने क्लाइंट से यानी अपने पेशेंट के साथ जो है वो है, तो वो क्या करेगा कि अपने जो पेशेंट है उसको असिस करेगा, देखेगा कि मेरे जो पेशेंट है उसको किस किस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है, किन चीज़ों की जो है वो मैं इसको सामने से जो है वो बता सकता हूँ, यानी किन चीज़ों को इसको लर्न करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये नर्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है। फ़र्ज़ करें एक नर्स है और वो जो है वो वेल्थ सेटअप के अंदर, यानी वेल्थ हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ वगैरह, वेल्थ हेल्थ केयर सेटअप वगैरह है, अगर वो वहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो अपने उस हेल्थ केयर सेटअप के मुताबिक जो है वो पेशेंट को लर्निंग देगा, उसकी जो प्रैक्टिस होगी वो इसी तरह से होगी। अगर वो जो है वो सेकेंडरी में है तो उसकी जो हेल्थ प्रैक्टिस है और इसके अलावा जो हेल्थ लर्निंग है वो सेकेंडरी के तौर पर होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो नर्स है उनकी उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए, जो एजुकेटर है उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन के मैं अपने जो लर्नर्स है किस तरह से उनको मैं ट्रेन कर सकता हूँ और किस तरह से मैं उनको जो है वो चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। अब ये आता है मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड। मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड से क्या मुराद है कि एक पर्सन जो है किस तरह से जो है वो पहले पर्सन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है और लास्ट में चीज़ों की जो है वो पर्सन को किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है। तो ये हम कहते हैं मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड। मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड का बेसिकली ही मतलब ये होता है कि एक पर्सन जो है वो कहाँ से शुरू होता है अपनी चीज़ों की, यानी जितनी भी उसकी ज़रूरियात वगैरह है उसको फुलफ़िल करने की सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, और इसकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी सबसे पहले वो बेसिक से स्टार्ट होता है सर्वाइवल रेट से, और फिर वो हायर ग्रोथ की तरफ जो है वो चल रहा होता है, जिसमें सबसे पहले पर्सन को रहने सहने के लिए जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, जैसे कि शेल्टर, फूड्स, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है ताकि उसकी हेल्थ को जो है वो कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। फिर लव, बिलोंगिंग, सेल्फ एक्सटीम हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्सटीम नीड, और इन तमाम चीज़ों की। तो ये क्या है, ये मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है। यानी इसका बेसिकली ही मतलब ये होता है कि एक बंदे की सबसे पहले ज़रूरत क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है वो बेसिक से स्टार्ट होता है और हायर पर जो है वो चल रहा होता है। ये जो है वो हेल्थ असेसमेंट के बारे में बता रहा है कि किस तरह से हम जो है वो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस की गैप को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से जो हम क्लिनिकल परफॉर्मेंस यानी जो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं इसमें अगर कोई इशू वगैरह आ रहा है तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इसके अलावा कॉम्पिटेंस ऑफ क्लिनिशियन एंड अदर टीम्स, इस चीज़ों को जो इसमें कोई मसले मसाइल आ रहा है इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। एंड किस तरह से आइडेंटिफाई गैप इन नॉलेज ऑफ क्लिनिशियन, यानी अगर जो क्लिनिशियन है यानी जो भी नर्स है, कोई भी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है, उसकी अगर नॉलेज के अंदर कोई डिफिशेंसी वगैरह है या कोई लैक ऑफ नॉलेज है तो किस तरह से जो है वो इसकी गैप को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर इसके बाद आती है कि क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटाइजिंग लर्निंग नीड। अब क्या है कि ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन से ऐसे लर्नर्स हैं जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तरजीह दी सकते हैं। उसके लिए इन लोगों ने ये एक क्राइटेरिया बनाई है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मैंडेटरी। मैंडेटरी का क्या मतलब है, मैंडेटरी का मतलब है कि लाजमी, क़तअन। अब इसमें कह रहा है कि नीड्स डेट मस्ट बी लर्न फॉर सर्वाइवल और सिचुएशन इन विच द लर्नर्स लाइफ और सेफ्टी इज थ्रेटनिंग, लर्निंग नीड इन दिस कैटेगरी मस्ट बी मीट इमीडिएटली। यानी इसमें कहा गया है कि वो लर्निंग नीड्स कि फ़र्ज़ करें, इसकी अगर हम सिंपल मिसाल देते हैं कि फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है, यहाँ ये देखो इसमें जो है वो यहाँ पर इन लोगों ने एग्जांपल भी दिया है कि एक पर्सन है उसको रीसेंट हार्ट अटैक हो गया है। अब रीसेंट हार्ट अटैक जब उसको हुआ है तो हम ये देखते हैं कि अब उसको जो है वो किन चीज़ों के बारे में उसको नीड है, यानी हम
उस पेशेंट को ये बताते हैं कि आपको रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है, और अगर आपको दोबारा कोई ऐसी साइन सिम्टम्स वगैरह मिलती है या आपको जो है वो एक्सपीरियंस दोबारा ऐसी साइन सिम्टम्स की करनी पड़ती है, तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसका मतलब ही यही है कि ये जो नीड्स है ये उस पर्सन के लिए क्या है, मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी सेफ्टी, लाइफ की सेफ्टी को क्या है, बहुत ख़तरा है, थ्रेटनिंग है। तो इस टाइप की कैटेगरी को जो है वो लर्निंग नीड्स इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि द नर्स हु वर्क इन अ हॉस्पिटल मस्ट लर्न हाउ टू डू कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यानी फ़र्ज़ करें इसमें ये कहा गया है कि एज अ एजुकेटर के तौर पर उसको, यहाँ पर इन लोगों ने एज एजुकेटर के तौर पर नर्स को लिया है। ये लोग कह रहे हैं कि नर्स के लिए ये निहायत ही ज़रूरी है कि अगर कोई वो ऐसे हेल्थ केयर सेटअप के अंदर है और कोई ऐसी सिचुएशन वगैरह आती है, तो ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन को जो है वो, यानी इस नर्स को, इस एजुकेटर को जो है वो CPR आना चाहिए, और उसको ऐसे टेक्निक्स आने चाहिए जो कि वो सेल्फ प्रोटेक्शन के तौर पर भी हो, यानी अपने आप को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, एंड इसके अलावा जो उसका पेशेंट है उसको भी वो क्या करे, ऐसे टेक्निक्स वगैरह बताए कि वो अपने आप को भी जो है वो बचा सके, यानी कैरी आउट करेक्ट आइसोलेशन टेक्निक फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। यानी नर्स भी अपने आप को जो है वो ऐसा प्रोटेक्ट करने की उसमें जो है वो तरीके होने चाहिए, और वो अपने पेशेंट को भी ऐसे टेक्निक्स के बारे में बताए जिससे वो अपने आप को जो है वो आइसोलेट कर सके, यानी अपने आप की जो है वो प्रोटेक्शन कर सके। अब इसमें आ रहा है डिज़ायरेबल। अब जो ये था, ये हमारे पास क्या है, मैंडेटरी। ये नीड जो है वो उस पर्सन को पता होना बहुत लाजमी है। यहाँ पर आ रहा है डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब है कि ख्वाहिश के मुताबिक, अगर उसको मालूम हो तो अच्छी बात है, और अगर मालूम ना हो तो कोई बात नहीं है। नीड डेट आर नॉट लाइफ डिपेंडेंट बट आर रिलेटेड टू वेल बींग और द ओवरऑल एबिलिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग चेंजेस इन इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर। क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें अगर इस नीड की अगर हम बात करते हैं, इस नीड की, इस पर्सन की यानी पेशेंट की लाइफ के ऊपर कोई जो है ये ऐसा डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अगर इसको मालूम हो इस नीड के बारे में, यानी इस चीज़ों के बारे में, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो क्या हो सकती है, अच्छी तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन वगैरह भी आ जाए और उसको अगर इन चीज़ों के बारे में मालूम हो, तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो बेहतर बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिया है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट हु हैव कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ अ हाई फैट डाइट ऑन देयर कंडीशन। यानी फ़र्ज़ करें एक पर्सन है, उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो एज अ नर्स आपको जो है उसको ये बताना चाहिए कि हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम आपकी हेल्थ के लिए, आपको हेल्थ की आपके हेल्थ को जो है वो सामने रखते हुए हम आपको इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने डाइट में से जो फैट है उसको, यानी फैटी फूड है, अगर आप उसको कम कर दे तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। और ये नीड जो है वो डिज़ायरेबल है, अगर पेशेंट करना चाहता है तो बेहतर है, और अगर नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ desirable for nurses to update their knowledge by attending an in-service program when hospital management decide to focus more attention on the appropriate of patient education material in relation to the patient population being served. अच्छा, क्राइटेरिया फॉर, अब इसमें आ रहा है पॉसिबल क्या है, मुमकिन है। नीड फॉर इंफॉर्मेशन डेट आर नाइस टू नो बट नॉट एसेंशियल और रिक्वायर्ड और सिचुएशन इन विच द लर्निंग नीड इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज़। पॉसिबल का क्या मतलब है, पॉसिबल का यहाँ पर कह रहा है कि नीड फॉर इंफॉर्मेशन डेट आर नाइस टू नो, यानी ये क्या है कि अगर आपको मालूम हो तो बहुत अच्छा है, बट नॉट एसेंशियल और रिक्वायर्ड और सिचुएशन, लेकिन ये क्या है कि कोई ऐसी सिचुएशन के लिए ऐसी जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, इन विच द लर्निंग नीड इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज़। लेकिन
इसमें जितने भी आपकी लर्निंग नीड्स है वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है वो उससे क्या है कि ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करती। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम जो है वो इस नीचे एग्जांपल से समझेंगे। कह रहा है कि एक पेशेंट है जो कि न्यूली डायग्नोस हुआ है, किसकी वजह से, डीएम की वजह से, यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से। मोस्ट लाइकली डज नॉट नीड टू नो अबाउट ट्रैवलिंग अक्रॉस टाइम जोन और स्टेइंग इन अ फॉरेन कंट्री बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट रिलेट टू पेशेंट एवरीडे एक्टिविटीज़। यहाँ कह रहा है कि एक पर्सन है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो न्यूली डायग्नोस हुआ है। अब जो हम नीड्स उसको, यानी जो एजुकेशन उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसकी डेली एक्टिविटीज़ से क्या कर रही है, रिलेट नहीं कर रही है। मोस्ट लाइकली डज नॉट नीड टू नो अबाउट ट्रैवलिंग अक्रॉस टाइम जोन। ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनको जो है वो इसकी ज़रूरत ही नहीं होती कि हम ये बताएं कि आप जो है वो अक्रॉस द टाइम जोन और स्टेइंग, यानी आप जो है वो कंट्री बाय कंट्री जो है वो आप घूम रहे हैं, एंड इसके अलावा जो है वो आप वहाँ पर आप स्टे करते हैं, कंट्री के कंट्री में जो है वो आप घूम रहे हैं। अब इस चीज़ का जो है वो आपके डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि अब जो डायबिटीज़ अगर इसको डायग्नोस हुआ है, क्योंकि इसको जो है वो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट उसको जो है वो उस कंट्रीज़ के अंदर भी मिल सकती है, और ये जहाँ पर स्टे करता है वहाँ पर भी इसको जो है वो जो टेक्निक्स वगैरह है वो भी उसको जो है वो मिल सकती है। तो ये जितने भी हमने नीड्स के बारे में हमने पढ़ा, तो ये तमाम क्या कह रहा है कि वो नीड्स है जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। कुछ नीड ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो कि एक क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मालूम होने चाहिए। कुछ नीड ऐसे होते हैं जो डिज़ायरेबल होते हैं, यानी अगर वो लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं होते, लेकिन अगर इस बंदे को मालूम हो तो अच्छी बात है, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। एंड पॉसिबल हमने क्या कहा कि नाइस टू नो, इसमें क्या है कि इसमें कोई आपके ऊपर जो है वो, यानी इसकी आपकी कोई डेली एक्टिविटी से जो है वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब इसके बाद आता है कि एनालाइज द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द प्रियॉरिटी, और ये जो है वो मज़ीद इन लोगों ने आगे इसको डिस्कस नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं तो हम इनको जो है वो मज़ीद आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल जो है वो डाउ पीपीटीज़ के ऊपर चल रहे हैं। अगर इसमें हमें मज़ीद चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें जो है वो बता दीजिएगा, और हमें जो है वो फॉलो करना ना भूलिएगा।